हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पिछले आपको वीडियो में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको पढ़ाया गया है। आज तीसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण तीसरा किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलते हैं, बात को समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है तो किस तरह से ज्ञात करते हैं। ये जो आपका है जो तीसरा स्थिति है या विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये बोर्ड में इससे प्रश्न पूछना है। इसलिए आप इस वीडियो को जितना से होगा जितना से आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। यहां पे लिखा गया तीसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी छोटा विद्युत द्विध्रुव के कारण P ब्रैकेट R कोमा थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर ज्ञात करना है। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति यानी P R कोमा थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। P ब्रैकेट R कोमा थीटा का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो उसके लिए चलते हैं, समझते हैं चित्र के माध्यम से। सबसे पहले बता दें कि जब भी कभी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है और इसका सेंटर O है और विद्युत द्विध्रुव के बीच का दोनों आवेश के बीच का दूरी है 2a है और यहाँ पे आवेश -q है, यहाँ पे +q आवेश है। एक पे -q आवेश है, दूसरे पे +q आवेश है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव दो आवेश का संयोजन होता है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण P R कोमा थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलते हैं, देखते हैं। इसके सेंटर O से R दूरी पर इसका निर्देशांक हो जाएगा R कोमा थीटा। जब यहाँ पे कोण बनेगा थीटा, जब यहाँ पे कोण बनेगा थीटा। अब इसके कारण इस पॉइंट पे निकालना है। इसका मतलब यही होता है, R कोमा थीटा का मतलब है कि ना तो अक्षीय स्थिति में है ना तो निरक्षीय स्थिति में है। इस पॉइंट पे P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब यहाँ पे किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इस डायपोल को, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात करें तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, P वेक्टर का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस क्यू की ओर होगा, माइनस से प्लस की ओर होगा। अब इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो करते क्या है, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यानी P वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया जाता है, तोड़ लेते हैं। एक OP के अनुदिश और दूसरा OP के लंबवत। OP के अनुदिश तोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, एक P पॉइंट बन जाएगा इस P वेक्टर के लिए। जो हम P वेक्टर तोड़ रहे हैं OP के अनुदिश, उस विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति हो जाएगा और लंबवत तोड़ने पे O बन जाएगा P पॉइंट, निरक्षीय स्थिति बनेगा। तो देखो कैसे तोड़ते हैं। इसको इधर अगर तोड़ रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, जब किसी भी वेक्टर को मान लो x है, बाई एक्सिस है, किसी भी वेक्टर को अगर तोड़ना होता है तो जिधर थीटा उधर cos थीटा, यानी a cos थीटा इधर आ जाएगा a sin थीटा।
तो इसको अगर तोड़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में आएगा ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश तोड़ रहे हैं। ओपी के अनुदिश तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा पी कॉस थीटा, क्योंकि इसको तोड़ रहे हैं। यहां पे इस तरह से है, ये पी वेक्टर है, ये है, और ये हो गया ओपी। यहाँ पे कौन एंगल थीटा है, तो इसके अनुदिश तोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा पी साइन थीटा। तो इसके अनुदिश तोड़ दिए पी को, तो इधर आ गया पी कॉस थीटा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B1, इसको नाम दे देते हैं B1, और इसको नाम दे देते हैं A1। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़े हैं डायपोल को, तो इधर हो जाएगा -q, इधर हो जाएगा, सॉरी, इधर होगा +q, इधर हो जाएगा -q हो जाएगा। अब एक विद्युत द्विध्रुव बन गया, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव को हम तोड़े हैं, आघूर्ण को तोड़े हैं, तो हमें एक विद्युत द्विध्रुव मिलेगा जिसमें एक तरफ माइनस होगा, एक तरफ प्लस होगा। अब इस विद्युत द्विध्रुव के लिए P पॉइंट बन जाएगा, अक्षीय स्थिति बन जाएगा। और जानते हैं कि छोटे डायपोल के कारण, छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, अक्षीय स्थिति का मतलब है -q, +q, अक्ष के अनुदिश निकालते हैं जिसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो अक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, उसमें बताया गया है कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है अक्षीय स्थिति में, P वेक्टर के ही डायरेक्शन में होता है, P वेक्टर के ही दिशा में होता है। तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण ये P पॉइंट अक्षीय स्थिति बन जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे Q है, एक +q यहाँ पे है, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को जो हमने जिसको तोड़े हैं, जिसको तोड़ा गया उस विद्युत द्विध्रुव के लिए, यानी A1 B1 के लिए P पॉइंट हो गया, अक्षीय स्थिति हो गया। अब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होता है P वेक्टर के डायरेक्शन में। इस केस में यहाँ पे हो जाएगा A1 B1 के लिए जो P वेक्टर का डायरेक्शन होगा A1 से B1 की ओर, तो यहाँ पे इसी के दिशा में होगा, यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा। इसको R के डायरेक्शन में, R के दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ER वेक्टर से सूचित कर लेते हैं। अब इसी तरह से हमने एक कंपोनेंट में OP के अनुदिश तोड़े हैं, अब इसको हमें तोड़ना है OP के लंबवत, OP के लंबवत तोड़ना है, क्योंकि किसी भी सदिश को अगर तोड़ना होता है तो हमेशा किसी सदिश को अगर तोड़ना होता है तो दो लंबवत घटक में तोड़ा जाता है, दो लंबवत में तोड़ा जाता है। तो OP के लंबवत ए हो गया। अब इधर तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा, इसको तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, तो जिधर थीटा ने उधर कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा, सॉरी, जिधर थीटा ने उधर साइन थीटा, यानी इस P वेक्टर का इधर घटक आ जाएगा P साइन थीटा आएगा, P साइन थीटा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा इधर की ओर, क्योंकि इसको हम तोड़ रहे हैं तो इसका घटक इधर आएगा, और इसको नाम दे देते हैं B2, इस पॉइंट को नाम देंगे, तोड़ने के बाद यानी घूम गया डायपोल, तो यहाँ पे होगा B2 और यहाँ पे हो गया A1, सॉरी A2 इसको बोल देते हैं, A2 हो गया। अब यहाँ पे आवेश आ जाएगा +q आ जाएगा, अब यहाँ पे आएगा -q। अब इस विद्युत द्विध्रुव के लिए जो OP के लंबवत आ गया है विद्युत द्विध्रुव, इस विद्युत द्विध्रुव के लिए P पॉइंट निरक्षीय स्थिति आता है, और निरक्षीय स्थिति में हम जानते हैं कि छोटे डायपोल के कारण, क्योंकि जो हम केस लेके रखे हैं, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे छोटा सा डायपोल के कारण, तो छोटा सा डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के स्थिति में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है वो पी वेक्टर के समांतर और विपरीत आता है, इस डायरेक्शन में आएगा इस डायपोल के कारण। और अक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ा होगा टू पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू, और निरक्षीय स्थिति में होता था P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू छोटे डायपोल के कारण। तो निरक्षीय स्थिति में जो छोटे डायपोल के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का दिशा आता है वो हमेशा P वेक्टर के समांतर, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो देखो इस डायपोल के लिए हमने इस डायपोल को तोड़े हैं, तो इस डायपोल के लिए P पॉइंट हो जाएगा निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है परिणामी वो हमेशा P वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो इसके अपोजिट होगा। इस डायरेक्शन वाले को ई थीटा बोल देते हैं, ई थीटा वेक्टर हो गया। अब P पॉइंट पे टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। अब सदिश योग किस तरह से करना है, तो ये ओपी के लंबवत है तो इसके लंबवत हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ पे कोण 90 बनेगा। इन दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगा इसके बीच में बनेगा, इसके समांतर इधर शिफ्ट किए, इसके समांतर इधर शिफ्ट किए, ये आ गया। और मान लेते हैं इस पॉइंट पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है। तो अब नेक्स्ट लिखते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा। ओपी के अनुदिश जो डायपोल हमने तोड़े हैं, इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा ई आर इज इक्वल टू 2p। यहाँ पे देखो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू होता है। लेकिन इस डायरेक्शन में यानी ओपी के अनुदिश जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो p cos थीटा है, इसलिए यहाँ पे p cos थीटा लिखे। इसको समीकरण 1 इसी तरह से ओपी के लंबवत यानी A2 B2 विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा ई थीटा बराबर ये हो जाएगा P साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। अब अतः P बिंदु पर परिणामी, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो इस पॉइंट पे परिणाम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E बराबर हो जाएगा अंडर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। क्योंकि दो सदिश जब एक दूसरे के लंबवत होता है तो दोनों सदिशों का जो परिणामी का जो परिमाण होता है वो हमेशा अंडर रूट एक सदिश का परिमाण का स्क्वायर दूसरे सदिश के परिमाण के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं। इसके आगे कैलकुलेशन हो जाएगा, इसके आगे कैलकुलेशन, इसके आगे कैलकुलेशन होगा। यहां से करते हैं तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ई आर का वैल्यू है, ई आर का वैल्यू यहां से हो गया 2p, 2p कॉस थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा के जगह पे रखेंगे पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यू हो जाएगा, इसका स्क्वायर का अंडर रूट होगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से आ जाएगा कितना, ई बराबर, यहां से इसका कैलकुलेशन करना है तो यहां पे भी p है, ऐसे स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर, यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर पे पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं अलग। ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और p को बाहर निकाल देते हैं, आर क्यू को बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी यहां से छूट गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां भी छूट गया है 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और किसी जगह छूटा है क्या, नहीं, सब जगह यहाँ पे भी छूट गया है, यहाँ पे भी छूट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा, यहाँ एप्सिलॉन नोट, यहाँ तो यहां से आ जाएगा कितना, यहां से बचेगा यहां से आएगा, p को बाहर निकाल लेते हैं और यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे बचेगा p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू का होल स्क्वायर, और प्लस यहां पे भी बाहर करेंगे p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको यहां से दोनों में सेम है, यहां से कॉमन करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, यहां से p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू, और यहां से स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालेंगे रूट से, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो यहां से p बटा आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू, अंडर रूट हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके आगे कैलकुलेशन है, ई बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा 1 माइनस, इसको लिखते हैं, इसको ये हो जाएगा कितना 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टी बराबर यहां से आ जाएगा कितना 3 हो जाएगा, 4 में से 3 एक गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर, सॉरी छूट गया, यहां से ई बराबर हो जाएगा p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू अंडर रूट हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
इसमें से घटेगा तो बचेगा यहां से P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट RQ हो जाएगा, और यहां से 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर आएगा। तो किसी भी स्थिति में R कोमा थीटा पर छोटे डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट RQ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर आएगा। अब हमें इसका डायरेक्शन निकालना है कि इसका दिशा किधर होगा। तो इसका दिशा हम मान लेते हैं, इसका दिशा यहां पे मान लेते हैं कि इसका दिशा किधर होगा। यहां पे मान लेते हैं कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER से अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण यहां पे बनाता है। तो अल्फा अगर कोण बनाता है तो यहां पे अल्फा हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा यहीं पे निकाल देते हैं, इसको रफ करके यहीं पे निकाल देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा इस त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज बनेगा। यहां पे निकालना है दिशा, ई वेक्टर का दिशा, ई वेक्टर का दिशा। यहां से लगा देंगे tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू होगा ई थीटा बाई ER के रेशियो की इक्वल होगा। क्योंकि अगर ए ई थीटा है तो ए भी साइड हो जाएगा ई थीटा हो गया, और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो tan थीटा बराबर लंब यानी ई थीटा बाई ER होगा। यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू होगा ई थीटा के जगह पे लिखेंगे P हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट RQ डिवाइडेड बाई 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट RQ हो जाएगा। अब इसमें से जो कैंसिल होगा कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। तो इसमें अगर कैंसिल करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो गया। तो यहां पे जो बच गया, यहां पे जो बचा वो बच गया tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा बचेगा। अब साइन थीटा बाई cos थीटा को लिखा करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा के बराबर हो जाएगा। यहां से आ गया अल्फा और थीटा के बीच का रिलेशन हो गया। हमें अल्फा निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा 1/2 tan थीटा के बराबर आ गया। यहां से अल्फा भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसके आगे स्पेशल केस भी इसमें देख सकते हो कि मान लेते हैं थीटा 0 डिग्री है, तो थीटा 0 का मतलब होगा वो अक्षीय स्थिति हो जाएगा, और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में वो निरक्षीय स्थिति बन जाएगा। इसी फार्मूला से अक्षीय स्थिति में निकाल सकते हो। इसमें हम केस लिख देते हैं, एक केस लिख देते हैं, स्पेशल केसेस में क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट में यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो थीटा 0 है, ये अक्षीय स्थिति हो जाएगा। अक्षीय स्थिति कहने का मतलब ये हो गया कि अगर बोर्ड में अगर पूछता है कि अक्षीय स्थिति में बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा, तो अगर आप भूल गए हैं तो किसी भी स्थिति में आप याद रखो, उसमें केवल ये फार्मूला के जगह पे ये जो फार्मूला यहाँ पे जो हम कैलकुलेट किए हैं
अच्छा चलो ठीक है, जो फार्मूला हम कैलकुलेट किए ई बराबर P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट RQ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें थीटा के जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो अच्छी स्थिति आ जाएगा, और अच्छी स्थिति में ऐसा पढ़ा है 2p/4 पाई एप्सिलॉन नोट RQ हो जाएगा। अगर थीटा के जगह पे 0 डिग्री रखेगा तो 1 हो जाएगा, 3 1 4 और 4 का रूट 2 हो जाएगा इतना के बराबर। केस नंबर सेकेंड, यदि हम ये चीज मान लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री है तो थीटा 90 का मतलब हो गया निरक्षीय स्थिति हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति के केस में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी सूत्र से निकाल लेंगे, P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा RQ के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो केवल यहाँ पे रूट में 1 बचेगा, और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट RQ के बराबर बनेगा। तो विद्युत उद्धूर्व के कारण किसी भी स्थिति यानी r, थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस तरह से निकालते हैं कि उस डायपोल को, उस विद्युत उद्धूर्व जो ओरिजिनल विद्युत उद्धूर्व आघूर्ण होता है उसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया जाता है, उसके 2 कंपोनेंट में 2 घटक में तोड़ लेते हैं। जे ओरिजिनल यहाँ पे जो डायपोल है इसको P वेक्टर बोले, इसको 2 घटक में तोड़ लिया जाता है, एक OP के अनुदिश, तो OP के अनुदिश एक घटक हो जाएगा, इस OP विद्युत इस घटक जो P कौशिकता घटक के लिए विद्युत उद्धूर्व के लिए P पॉइंट अच्छी स्थिति बन जाएगा, और अच्छी स्थिति में हम बेहतर ढंग से जानते हैं, कैलकुलेट कर रखे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो हो जाता है 2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट RQ, लेकिन यहाँ पे कौशिकता है तो कौशिकता लगाएंगे। अब इस विद्युत उद्धूर्व के लिए ध्यान से देखना, इस विद्युत उद्धूर्व के लिए ये जो पॉइंट हो जाता है, ये पॉइंट निरक्षीय स्थिति हो जाता है, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है इसके अपोजिट इधर आएगा, ये आ गया। अब इन दोनों का परिमाण इस डायरेक्शन में होगा। अब ये परिमाण आ गया कितना, √r स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर आ गया। उसके बाद सॉल्यूशन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डायग्राम है, डायग्राम को किस तरह से हमें इसको ड्रॉ करना है, किस तरह से हमें सोल्व करना है, बस वो चीज ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति r, थीटा में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उस डायपोल को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं P वेक्टर को एक OP के अनुदिश, OP के अनुदिश तोड़ने से क्या होगा, तोड़ने से क्या होगा तो P पॉइंट जिस डायपोल को हम तोड़ के इधर शिफ्ट किए हैं उसके लिए ये पॉइंट अच्छी स्थिति हो जाएगा, और उसके बाद उस डायपोल को OP के लंबवत दिशा में तोड़ देंगे तो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। बस इतना आज काफी है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।